Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi chapter number 8 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में हम जानेंगे। शादी से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था और उनका बर्थ डेट जो है 19 अगस्त 1950 में हुआ था और उनका बर्थ प्लेस है शिकागो कर्नाटका। और ये चैप्टर जो है एक संकलित है और इसके साहित्य प्रकार जो है वो जीवनी है। तब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ पे सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी से चिकित्सक, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव ना रखा जाए। सुधा मूर्ति ने इस चैप्टर में कहा है, इस चैप्टर में महिलाओं यानी स्त्रियों, लेडीज़ों के बारे में बताया कि क्या आजकल जो है लेडीज़ को मर्द के जेंट्स के मुकाबले में कम नहीं समझनी। आजकल हम देखेंगे लेडीज़ जो है, महिलाएं जो है हर क्षेत्र में क्या कहते हैं काम कर रही हैं। पहले के ज़माने की औरतों में फ़र्क रहता था कि वो घर के काम संभालती थी, मगर आज जो है लड़कियां जो है लड़कों से जेंट्सों से कंधे से कंधा मिला कर चलने की हिम्मत रखती है, कोशिश करती हैं। और आज हर क्षेत्र में क्या कहते हैं लड़कियां काम कर रही हैं। कोई काम लड़कियां नहीं कर सकती ऐसा लड़कियां सोच ही नहीं सकती। हर काम में लड़कियां जो है अपने आप को पूरा योगदान करती हैं कि कोई भी काम हो लड़कियां वो करने को पूरी कोशिश करती हैं। और कोई काम जो है जेंट्सों के मुकाबले में कम या ज़्यादा नहीं समझती कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल ये फ़र्क जो है लोगों के दिमाग से निकल जाना चाहिए। तो ये पाठ में यही बताया गया है। मैं आप लेसन स्टार्ट करूँगी। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलोर में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कब की बात है ये? 1974 की। अप्रैल में 1974 की बात है कि बेंगलोर में गर्मी पड़ रही थी और भारतीय विज्ञान संस्थान के गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष में लाल रंग के फूल जो है खूब लगे हुए थे और झाड़ जो है खूब झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिलाएं उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। तो क्या बताए क्या लिखती है सुधा मूर्ति इस पैराग्राफ में कि बेंगलोर की बात है। बेंगलोर में गर्मी पड़ रही थी 1974 में और वहाँ पे गुलमोहर के पेड़ों पे खूब सारे फूल लगे हुए हैं और झूम रहे हैं। और वहाँ पे एक कंप्यूटर विज्ञान की क्लास से जो है एक स्टूडेंट जो है छूट कर अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पे एक विज्ञापन पे एक नोटिस बोर्ड पे पड़ता है और वो विज्ञापन जो है वो किसका था? वो टाटा कंपनी का था। और उसमें इन्हीं नौकरी के बारे में नोटिस लिखी थी कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। और लास्ट में चौंकाने वाली बात थी कि लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि महिलाएं जो है वो उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। यानी उसमें ये लिखा था कि महिलाओं के लिए ये नौकरी नहीं है।
उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। यह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। अब ये जो लड़की जो है वो ये उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा कि हाँ, ये तो यही लिखा है कि यहाँ पे जो है लेडीज़ यानी महिलाएं जो है इस जॉब में यानी उम्मीदवार नहीं बन सकती। हालांकि वो बाहर जाने वाली थी स्नातकोत्तर की परीक्षा देकर, और उनको यानी छात्र विद्या की यानी डिग्री भी उनको क्या कहते मिल चुकी थी। वो विदेश जाना चाहती थी, मगर जब वो यहाँ का ये भेदभाव देखती है कि स्त्री और पुरुष में इस तरीके के भेदभाव, असमानता, उनको ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई और कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, पश्चिमी थी नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डट कर करेगी। अभी जो लड़की है वो जो है हमेशा अपनी क्लास में जो है क्या है फर्स्ट आती थी, और कंप्यूटर विज्ञान में भी वो पुरुष सहपाठी यानी जो दोस्त उसके जो रहते थे उसमें नहीं, वो एक अकेली ही लड़की थी, अकेली थी, बहुत मेहनती थी। बस वो सोचती थी कि मुझे कुछ करना है और इस भेदभाव के विरुद्ध में डट के कुछ न कुछ तो मैं करूँगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी। और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। अब उसने जो है वो अपनी बुक में यानी डायरी में उसने सब कुछ लिख ली और अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो इस टाटा कंपनी वाले को जो उच्च अधिकारी है उसके खिलाफ जो है वो पत्र लिखेगी और उससे कहेगी कि आप इस तरीके का भेदभाव क्यों कर रहे हो। हालांकि उसे ये नहीं मालूम था कि इसका मेन कौन है, बस इतना मालूम था कि उसका नाम उनको पता था कि जो प्रमुख जो है वो कौन है, JRD टाटा है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया, JRD टाटा के संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा स्थापित रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। सॉरी बेटा, मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। अब यहाँ पे जो है वो एक पोस्टकार्ड लाती है और वो खत में लिखती हैं, किसको लिखती हैं कि टाटा कंपनी को, कि आप जो है भारत की सबसे बड़ी और विख्यात कंपनी है। आपने लोहा स्थापित रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों, बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं और भारतीय विज्ञान में भी आपका बहुत महत्व योगदान रहा है और मैं भी उसी संस्था में पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी ने क्या कहते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव किया, आखिर क्यों। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे उत्तर भेजा। कंपनी के खर्च पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में
मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों का अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अब जो लेटर भेजती है उसके बाद जो है 10 दिन बाद जो है कंपनी उनको जवाब देती है कि आपको यहाँ पे आके हमसे मिलना होगा। वो जाती है वहाँ पे, बहुत तैयारियों के साथ वो पूना पहुँचती है, उनके सारा खर्चा जो है कंपनी देती है। वहाँ जाती है, वहाँ पे उनको इंटरव्यू होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके वो सही वो जवाब देती हैं। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स हंसते हुए आके कहते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है कि हमने क्या कहते हैं यहाँ पे महिला को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो है फैक्ट्री में जो मुख्य स्थल जो है किसी महिला के लिए नियुक्त नहीं है। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों का अनुसंधान शालाओं में जाके कार्य करना चाहिए। क्या कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए नियुक्त नहीं है। आप जैसी इतनी होशियार, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो है वो शालाओं में जाके उनको करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। अब वो कहती हैं कि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर आप कहीं आज नहीं करें तो आगे चल के आपकी फैक्ट्री में कोई महिला काम नहीं करेंगी। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। अब थोड़ी देर बाद सोचने समझने के बाद वो सज्जन, जो वृद्ध सज्जन थे, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम ये शुरुआत आपसे ही करते हैं। यानी उनको वहाँ पे नौकरी मिल जाती है। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त वह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। देखो, सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलोर में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। अब वो जो क्या है, वो टेल्को में इंजीनियर के पद पे उनको नियुक्त किया गया और शादी से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। और फिर उनका विवाह किससे? वही कंपनी में कार्य करने वाले नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक जो है उन्होंने ये टाटा टेल्को कंपनी में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 1982 में उन्होंने अपने पद से जो है त्याग दे दिया और बेंगलोर में जाके अपने पति नारायण मूर्ति के साथ जो है इन्फोसिस कंपनी खोली। यहाँ जो हम जिसकी बात कर रहे थे, वो जो लड़की जो थी, वो लड़की कोई और नहीं थी, वो सुधा कुलकर्णी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चुगनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। यानी वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जो इन्फोसिस कंपनी में दिन दुगनी चार चुगनी बहुत उन्नति करी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इन्फोसिस कंपनी में ज्वाइंट हो गई और उन्होंने वहाँ पे दिन दुगनी चार चुगनी बहुत तरक्की करी। और फिर 1996 में नहीं इन्फोसिस कंपनी फाउंडेशन चेयरपर्सन बनी। और फिर इस फाउंडेशन के माध्यम से नहीं अनेक कार्य और भी बहुत से कार्य करी और कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में उन्होंने एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी की योजना बनाई और उनको कार्यरूप दिया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सुख पीड़ित क्षेत्र में
राहत कार्य करवाए। यानी अब सुधा मूर्ति जो है वो क्या है, अपनी लाइफ को क्या करी है कि वो समाज सुधारण बन गई। उन्होंने अस्पताल बनवाए और चिकित्सक अस्पताल, यानी बहुत सारे उन्होंने हर एक जगह, बीजापुर, हुबली और उस्मानाबाद, उड़ीसा, कालाहांडी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो सुख पीड़ित के लिए राहत भी कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 से कंप्यूटर वितरित किए। यानी उन्होंने बहुत सहायता करी। जैसे कि कर्नाटक में उन्होंने 800 से अधिक गांव में जो है कंप्यूटर शिक्षा में 1 करोड़ रुपया लगाया और 3000 से अधिक जो है लाइब्रेरी खोली गई और गरीब बच्चों की बहुत मदद की, स्कूलों भी बनवाए। और जो बच्चे फर्स्ट जो आते हैं जैसे स्कूलों में, तो उनके लिए जो है वो उन्होंने भी क्या कहते हैं, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी और 300 से ज़्यादा जो है कंप्यूटर जो है उन्होंने अपने गांव में बांटे। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि। यानी उन्होंने इतना सारा सेवाएं दी, तो उसके लिए 13 पुस्तिका की लेखिका की सुधा मूर्ति, यानी उन्होंने 13 पुस्तिका बुक्स लिखी और उसके लिए उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए, जिनमें से कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 में दिया गया और FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी को पुरस्कार दिया गया। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग से नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूलती नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। यानी सुधा मूर्ति ने जो महिलाओं यानी स्त्रियों के लिए जो मार्ग यानी रास्ता जो बनाया, आज देखो इंजीनियरिंग के महाविद्यालयों में 50% से ज़्यादा 50% तो लड़कियों की संख्या होती है। उद्योगों में, मशीनों के बीच में जो है लड़कियां आज काम कर रही हैं। और जिस मार्ग पर सुधा मूर्ति ने चलकर अपने आप को क्या कहते हैं, प्रतिभा को, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, और उसी मार्ग पर आज जो है नई ज़माने की जो लड़कियां जो है वो भी आज क्या कहते हैं हर फील्ड में दिखाई दे रही हैं। और वो ये सब देख के बहुत खुश होती है कि महिलाओं को सफलता देख के वो बहुत खुश होती हैं और कहती है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना ज़रूरी है। यानी लड़कियों के लिए जो रास्ते होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन उस पर चलना हमको क्या है, ज़रूरी है। तो लड़कियों को जो है, महिलाओं को जो है, कोई भी काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, ऑफिस का हो, कोई भी काम हो, उसको डट के उसका सामना करना चाहिए और हर काम में अपने आप को प्रूफ करना चाहिए कि महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम स्वाध्याय देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम स्वाध्याय देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नियमित लिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कंप्यूटर विज्ञान, बी ऑटोमोबाइल विज्ञान, और सी सिविल इंजीनियरिंग और डी
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसका उत्तर है ऑटोमोबाइल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, किस कंपनी के विज्ञान में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, ए टेल्को, बी इन्फोसिस, सी वीडियोकॉन और डी सैमसंग। तो यहाँ पे इसका उत्तर है टेल्को यानी टाटा कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो ऑप्शन ए अमीर गरीब का, ऑप्शन बी महिला पुरुष का, ऑप्शन सी उच्च नीच जाति का, ऑप्शन डी कुशलता और अकुशलता का। तो यहाँ पे इसका आंसर है महिला पुरुष का। सुधा कुलकर्णी को साक्षरता के लिए कहाँ बुलाया गया था? तो इसका ऑप्शन आंसर है पूना। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया था? तो FM रेडियो। इसका ऑप्शन का है कि FM रेडियो ने 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नियमित लिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो इसका आंसर है टेल्को कंपनी का विज्ञापन नौकरी के इच्छुक के पद के लिए था। क्या है इसका आंसर? टेल्को कंपनी का विज्ञापन नौकरी के इच्छुक के पद के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो इसका आंसर है विदेश जाकर सुधा मूर्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञापन के अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा मूर्ति के मन में ये विचार आया कि इतनी टाटा जैसी इतनी फेमस कंपनी है कि उनके मन में ऐसा विचार है कि वो महिला और पुरुष के बीच में इस तरह से भेदभाव रखते हैं। तो वो इन्होंने ये सोची कि मैं इसका विरोध करूँगी और उनको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के साथ समय सुधा से क्या कहा? तो इसका आंसर है वृद्ध सज्जन ने इस स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा मूर्ति से कहा कि तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इसका आंसर है कि सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। क्वेश्चन नंबर 6, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इसका आंसर है एक कंप्यूटर की योजना की, यानी सरकारी स्कूलों में उन्होंने एक कंप्यूटर की योजना की। क्वेश्चन नंबर 7, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पे ये कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली यह बात थी कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे, यह चौंकाने वाली बात थी। क्वेश्चन नंबर 2, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो इसका आंसर है उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगे कि उनकी कंपनी महिलाओं के इस प्रकार का अन्याय कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, सुधा और नारायण मूर्ति ने सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो इसका आंसर है सामाजिक विकास, समाज सुधार, राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना की कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों का चिकित्सा उपकरण उपलब्ध
कराए, स्कूल की इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? यानी यहाँ पे उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे, ये क्वेश्चन है। तो कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा तथा राज्य लक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। यहाँ पे जो है हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। ओके।